guys, welcome again to our channel and the labor laws series. इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 3 पॉइंट्स एंड दोज आर व्हाई एचआर नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन लेबर लॉज, बेसिक्स ऑफ लीगल एंड सम लीगल क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट. अब इस टॉपिक के पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज. अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. Our fourth point comes with common legal terminologies which any HR must be aware of. In this video we will discuss 41 legal terminologies. मेरी ये वीडियो या फिर मेरी कोई भी वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि मैं चीज़ों को ईजीली आपको समझा सकूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, नेट पे इन्फॉर्मेशन है, बट हर किसी को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. सो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, ईजी एग्जाम्पल्स के साथ, कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ उसे एक्सप्लेन कर सकूँ. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर 41 टर्मिनोलॉजीज. अवर फर्स्ट टर्म इज एक्ट ऑफ गॉड. ये टर्म हमने ओ माई गॉड मूवी में सुनी थी, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली इससे रिलेट कर सकते हैं, हमें याद आ जाता है. एक्ट ऑफ गॉड इज़ एन इवेंट विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, स्पेशली जब कुछ डैमेज हुआ हो, नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से किसी का लॉस हुआ हो, जैसे कि डिज़ास्टर इज़ डिस्क्राइब्ड एज एक्ट ऑफ गॉड. ये टर्म कहीं भी किसी धार्मिक या फिर रिलीजियस डेफिनेशन से रिलेट नहीं करता है और ना ही किसी रिलीजन के भगवान से. अब एक्ट ऑफ गॉड के कुछ सिनोनिम्स जिसे हम कह सकते हैं या फिर किसी और वर्ड से हम इसे पहचान सकते हैं, जैसे कि फोर्स मेजर, इनएविटेबल एक्सीडेंट और अनअवॉइडेबल कैजुअलिटी. अवर सेकेंड टर्म इज एक्विटल. ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कि कोई भी पर्सन जिस पे क्राइम का एलिगेशन लगा है वो इनोसेंट है. इस बात की जो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है उसे एक्विटल कहते हैं. अवर थर्ड टर्म इज आर्बिट्रेशन. सिंपल हिंदी में समझेंगे तो मध्यस्थता. सॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी विद द हेल्प ऑफ पार्टी सी, विद द हेल्प या फिर इंटरवेंशन ऑफ पार्टी सी. मतलब पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच का झगड़ा सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ पार्टी सी. अब इस पार्टी सी को मीडिएटर बनाने का म्यूचुअल डिसीजंस लेती हैं पार्टी ए एंड बी, जिनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना होता है. मतलब कि विदाउट लीगल प्रोसीडिंग्स में घुसे अगर उन्हें मैटर सॉल्व करना है तो देन पार्टी ए एंड पार्टी बी आर्बिट्रेशन का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं. फोर्थ इज एफिडेविट. एफिडेविट इज अ रिटन प्रॉमिस. इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन ट्रू है, करेक्ट है, इस कंफर्मेशन को हम एफिडेविट के रूप में सबमिट करते हैं. एफिडेविट में सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, नो ओपिनियंस, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो पर्सनल अटैक्स और कमेंट्स, बट ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. हम ईमेल्स को, लेटर्स को, फोटोज़ को और इवन टेक्स्ट मैसेजेस की कॉपी को एफिडेविट के साथ सबमिट कर सकते हैं एज सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर आवर सबमिटेड फैक्ट्स. फिफ्थ टर्म इज बोनाफाइड. इसका मतलब होता है टू डील ऑनेस्टली एंड फेयरली. मतलब हम किसी भी प्रोसीडिंग्स को ऑनेस्टी के साथ एंड फेयरली डील करेंगे. किसी जुगाड़ से या फिर पीछे के रास्ते से हम उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे. टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अनफेयर एडवांटेजेस. किसी भी जेन्यून नहीं है वो एडवांटेज, वो हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे. इट फोकसेस ऑन जेन्यूननेस, सिंसियरिटी एंड इन गुड फेथ. सिक्स्थ इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अ ब्रीच इज अ वायलेशन ऑफ लॉ. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी के लिए कुछ लॉज लिखे हुए हैं, मेंशन्ड है, और कुछ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है जो उन्हें परफॉर्म करनी है, बट अगर वो चीज़ें वो परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं, वो लॉज को वो फॉलो करने में फेल हो जाते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो अगर फेल हो जाते हैं तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. सेवेंथ टर्म इज बर्डन ऑफ प्रूफ. जो पार्टी एलिगेशंस लगाती है उस पार्टी को सफिशिएंट प्रूफ कोर्ट में सबमिट करने होते हैं अपने एलिगेशंस के लिए. बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो केस को कोर्ट तक लेके जाती है. फॉर एग्जांपल कि पार्टी ए ने पार्टी बी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो पार्टी बी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो ये प्रूफ करे कि हमारे ऊपर लगे हुए एलिगेशंस गलत है, बट पार्टी ए जो कि केस को कोर्ट तक लेके गई है उसी की जिम्मेदारी है कि वो सफिशिएंट एविडेंस सबमिट करे कि हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो करेक्ट है. तो इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. एट इज चेम्बर्स. बैरिस्टर्स और जजेस के प्राइवेट ऑफिसेस को चेम्बर्स कहते हैं. इन प्राइवेट ऑफिसेस में जजेस लॉयर्स के साथ प्राइवेट में
लीगल डिस्कशंस करते हैं, किसी केस के मैटर को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टर्स एक्सेट्रा। 9th टर्म इज क्लेमेंट। अब क्लेमेंट का मतलब होता है द पर्सन मेकिंग अ क्लेम। क्लेम के दो मतलब होते हैं, एक क्लेम जो कि हम कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट में हम अपनी राइट्स को मांगते हैं, मतलब क्लेम करते हैं कि दिस इज़ माई राइट, ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए। सेकेंड क्लेम ये होता है कि कोई एक पर्सन जो किसी चीज़ पे अधिकार जताता है, मतलब उस चीज़ पे कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं कि पार्टी ए जो है वो क्लेम कर रही है, मतलब कह रही है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमने बनाया है। अब वो बाद में प्रूफ होगा, सही होगा, गलत होगा, वो बात का मैटर है, बट वो उस कहने को क्लेम कहते हैं कि दिस इज़ अवर्स, इसे बोलना क्लेम कहते हैं। सो दिस इज़ क्लेम, और जो ये करता है उसे क्लेमेंट कहते हैं। अवर 10th टर्म इज कन्वेंस। अब वैसे तो कन्वेंस के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट अगर हम लीगल एंड लॉ की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कन्वेंस एक डॉक्यूमेंट का नाम है विच ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ लैंड। अवर 11th टर्म इज सिविल लॉज। नॉन क्रिमिनल लॉज के लिए सिविल लॉज ये टर्म यूज़ किया जाता है, जो कि प्राइवेट सिटीजन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के डिस्प्यूट को सेटल करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो अगल बगल रहने वाले लोग किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, सो वो क्रिमिनल लॉ नहीं है। सो इसीलिए हम ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि व्हाट इज सिविल लॉ। 12th टर्म इज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करता है जो लॉ के अंडर आते हैं। अवर 13th टर्म इज डिक्री। एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट। कोर्ट जो ऑर्डर दे देता है उसे डिक्री कहा जाता है। अवर 14th टर्म इज डिफेमेशन। किसी की रिटर्न या ओरल स्टेटमेंट की वजह से किसी की छवि, इमेज या फिर सोसाइटी में उसकी रेप्यूटेशन खराब होना, उसे डिफेमेशन कहते हैं। अवर 15th टर्म इज ड्यू प्रोसेस। ये एक प्रोसीजर है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। 16th टर्म इज डिफॉल्ट। इन लॉ इसका मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को करने के लिए एग्री हुए हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने में फेल हो जाना रिफर्स टू डिफॉल्ट। अवर 17th टर्म इज डैमेजेस। लॉयर्स इस टर्म का यूज़ तब करते हैं जब वो मॉनिटरी सेटलमेंट की बात करते हैं। ऑल्सो दिस टर्म रिफर्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस, पेन एंड सफरिंग्स, permanent disabilities, scars, physical injuries and so on. 15th comes with defendant, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है और जो उस कंप्लेंट को और लगे एलिगेशंस को डिफेंड कर रहा है, मतलब ये साबित करने में लगा है कि ये एलिगेशंस गलत है, अपनी केस को वो डिफेंड कर रहा है। सो ही एंड शी इज अ डिफेंडेंट। 19th इज फोर्स मेजर। इस टर्म को हमने एक्ट ऑफ गॉड का सिनोनिम के रूप में डिस्कस किया है, बट इन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ एक्ट ऑफ गॉड हर एक नेचुरल एस्पेक्ट को कवर करता है जिसमें ह्यूमंस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी डीड या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वेयर एज फोर्स मेजर इज अ वाइडर रेंज। ये नेचुरल एस्पेक्ट्स को तो कवर करता ही है, बट उन एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है जो कि नेचुरल नहीं है फिर भी ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि वॉर्स, मशीन डिस्ट्रक्शन या फिर फेलियर या फिर स्ट्राइक्स। 20th टर्म इज गारंटी। ये एक प्रॉमिस है जो कि एक फर्स्ट पर्सन करता है जब एक सेकंड पर्सन ने एक लोन लिया है और वो सेकंड पर्सन उस लोन को रीपे करने के लिए, उस डेट को रीपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर वो सेकंड पर्सन फेल हो जाता है तो उस केस में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके लोन को, डेट को रीपे कर दूंगा। उस फर्स्ट पर्सन का जो प्रॉमिस है उसे गारंटी कहते हैं। टर्म कम्स विथ गार्जियन। अ पर्सन अपॉइंटेड फॉर्मली टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, और ना कि ही सिर्फ एक चाइल्ड बट एक ऐसे पर्सन की भी जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता है, उसे गार्जियन कहते हैं। टर्म इज हियर इन आफ्टर। किसी भी एंटिटी के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हियर इन आफ्टर लिखा होता है जो कहता है कि इस विषय में आगे डॉक्यूमेंट में और जानकारी अवेलेबल है। टॉर्ट। टॉर्ट एक इलीगल एक्ट है जिसमें किसी एक पर्सन को दूसरी पर्सन की वजह से इंजुरी होती है, वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। टॉर्ट लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सिविल रॉन्ग्स जो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से हुआ हो या फिर किसी बिजनेस की वजह से हुआ हो या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं आईपी। इंटेलेक्ट से हम क्या समझते हैं? किसी की दिमागी क्षमता। आईपी उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है लॉ की भाषा में जो टेंजिबल है, जैसे कि जिसे हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, घर, जमीन,
और इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। अब ये टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो किसी एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एफर्ट से बनाई गई हो, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम फ्री में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट आईपी का एक टाइप है जिसमें इंक्लूड होता है फॉर्मूलाज, पैटर्न्स, डिज़ाइंस। जैसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। ट्रेडमार्क्स, एक कंपनी का मार्क, स्पेशल पहचान जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्स में रजिस्टर्ड होती है, जो उस कंपनी का ओनर अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करता है, अपने प्रोडक्ट्स पे यूज़ करता है, कोई दूसरा उस मार्क को यूज़ नहीं कर सकता है। टर्म इज पेटेंट, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो एक इन्वेंटर को राइट देता है कि वो दूसरों को उसके इन्वेंशन को बनाने से, यूज़ करने से और बेचने से रोक सकता है फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। जिंदगी भर के लिए वो नहीं रोक सकता, जब तक उसका पेटेंट वैलिड है सिर्फ उस डेट तक वो दूसरों को रोक सकता है। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हमने 24th लीगल टर्म में जिसके बारे में डिस्कस किया है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बोलने पे ही बहुत इजीली समझा जा सकता है कि जिसका मतलब ये है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि चोर ने ही चोरी की है, तब तक ऐसा पहले ही अज्यूम कर लिया जाता है, या फिर ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि इस बंदे ने चोरी नहीं की है। नेक्स्ट टर्म इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में एनडीए कहते हैं। अब एनडीए एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टीज ये प्रॉमिस करती हैं कि हमारे एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के समय इन्फॉर्मेशन जो कि मिली हो या फाइंड आउट की गई हो उसे हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब इस एनडीए में होता क्या है, मतलब कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। सो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। सेकेंड, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज किसके पास ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, और एनडीए कब तक लागू होगा, उसका टाइम पीरियड। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, अब ये एग्रीमेंट ये कहती है कि एक एम्प्लॉई जो उस कंपनी में काम कर रहा है, वो उस कंपनी के दूसरे कॉम्पिटिटिंग कंपनी में के लिए काम नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस ओपन नहीं कर सकता जो उसके करेंट कंपनी के काम को टक्कर दे सकता है, बिजनेस को कंपटीशन दे सकता है। ये तब तक जेन्यून है तब तक जब वो उस कंपनी में काम कर रहा है। बट इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि वो एम्प्लॉय उसका एम्प्लॉयमेंट टर्म खत्म होने के बाद भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर सकता। टर्म इज लेसी, लेसी वो है जिसे एक प्रॉपर्टी लीज पे दी गई हो, यानी कि एक पर्सन जो किसी एक प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहा हो अपने यूज़ के लिए। इज लेसर, लेसर वो होता है जो किसी एक प्रॉपर्टी को लीज पे या रेंट पे देने के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल, जब एक पीएसयू ज्वाइनिंग के बाद एक स्टाफ को क्वार्टर अलॉट करती है, तब उस स्टाफ को उस क्वार्टर का रेंट नहीं देना पड़ता है। बट अगर वो स्टाफ उस क्वार्टर में मॉडिफिकेशंस करके अपने घर की तरह बनाना चाहता है, तब वो उस पीएसयू से उस क्वार्टर को लीज पे लेता है, और वो जो कंपनी है वो अलाउ करती है उस डिपार्टमेंट को कि आप इस स्टाफ को ये क्वार्टर लीज पे दे दीजिए। इट इज लिटिगेशन, कोर्ट में केस को लड़ने की प्रोसीजर को लिटिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेंटिफ, कोर्ट में जो केस को फाइल करते हैं उन्हें प्लेंटिफ कहते हैं। अब ये प्लेंटिफ एक पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस भी हो सकता है। टर्म इज प्रीमा फेशी, जब अब इसका मतलब है कि फर्स्ट अपीयरेंस या पहली बार जो कोई इन्फॉर्मेशन या चीज़ डिस्क्लोज की गई हो, उसके डिस्क्लोजर के बाद जो प्री एज्यूम किया जाता है, दैट इज रिफर्ड एज प्रीमा फेशी। इज रिडंडेंसी, इस टर्म से एचआर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है जॉब से निकाल दिया जाना। बट इसीलिए नहीं कि आपकी गलती है, इसीलिए कि कंपनी ने अब उस डेजिग्नेशन को डिसॉल्व कर दिया है, या फिर वो डेजिग्नेशन कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट टर्म इज सेटलमेंट। अब इस टर्म से हम क्या समझ सकते हैं कि जिस पार्टी ने कंप्लेंट की है और जिस पार्टी के ऊपर कंप्लेंट हुई है, ये दोनों पार्टीज जब आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को सेटल करना चाहते हैं, उसे सेटलमेंट कहते हैं। अब फनी ये है कि आउट ऑफ द कोर्ट की मेरी इमेजिनेशन ये थी कि एक्चुअली कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर मैटर को सॉल्व करना, बट उसका मतलब होता है कि बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी में घुसे, कोर्ट को इन्वॉल्व किए बिना मैटर को सेटल करना इज आउट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है। अब ये टैक्स लगता है जब एक प्रॉपर्टी सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, पेटेंट राइट्स एंड प्रॉपर्टीज। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्रूफ। अब क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो हर स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स अलग अलग होते हैं। दिस ट्रांसक्रिप्ट, किसी डिक्टेटेड
या रिकॉर्डेड यानी कि वर्बली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन की टाइप्ड, रिटन और प्रिंटेड कॉपी को ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। पर नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग, एक लॉफुल प्रॉमिस जो किसी काम के लिए दिया जाता है या फिर किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के वक्त दिया गया अंडरटेकिंग। अगर हम इसे एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लें और समझें, तो जब एक कैंडिडेट ज्वाइन करता है या फिर उसका इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है और उसके पास एक डिग्री नहीं है, अब सीन यहाँ पे ये है कि उसने ये क्लेम किया था कि मेरी ये डिग्री कंप्लीटेड है, तो दैट अंडरटेकिंग कि मेरे पास डिग्री जो है वो मैंने बताई थी कि मेरी डिग्री है, बट उस डिग्री का सर्टिफिकेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जो मैं कुछ ही दिनों में आपको सबमिट करूँगा। सो दैट अंडरटेकिंग जो वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे अंडरटेकिंग कहते हैं। लास्ट एंड 41th टर्म इज वर्डिक्ट, कोर्ट के द्वारा किसी केस के एंड में दिया गया डिसीजन उसे वर्डिक्ट कहते हैं। वी हैव कम अप टू एन एंड, ये पार्ट हमें यहीं एंड करना होगा जिसमें हमने डिस्कस करी 41 लीगल टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा पार्ट 3 होने वाला है हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ की एक्ट्स। उस लिस्ट में वो सारे एक्ट्स होंगे जिसको हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमारी इस सीरीज़ में, लेबर लॉज की सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। एंड 4 कोड्स एंड ईज ऑफ बिजनेस। सो पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।